प्रिय बच्चों, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट मैं आपको कराऊंगी। सेकंड पार्ट मैंने पहली वीडियो में करा दिया है। अब पढ़ाऊंगी मैं आपको भारतीय समाज की आयु संरचना। भारतीय समाज की आयु संरचना में आइए देखते हैं क्या है। जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य कुल जनसंख्या के संदर्भ में विभिन्न वर्गों में व्यक्तियों के अनुपात से है। विकास के स्तरों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार आयु संरचना परिवर्तित होती रहती है। पहले निम्न स्तरीय चिकित्साएं सुविधाएं थी। युद्ध, अकाल एवं संक्रामक रोगों का प्रकोप रहता था, जिससे अनेक कारणों से औसत आयु अपेक्षाकृत कम रहती थी। विकास के साथ ही जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार होता है। देश की संपूर्ण जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग का हिस्सा, जो 1971 में 42% था, 2011 में घटकर 29% रह गया है। 15 से 60 वर्ष के आयु वर्ग का हिस्सा 53% से बढ़कर 2011 में 63% हो गया। 10% एक्स्ट्रा बढ़ गया है। जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले का हिस्सा वर्ष 1971 में 5% था, जो 2011 में 8% हो गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 0 से 14 आयु वर्ग का हिस्सा, जो 2026 में घटकर 23% रह जाएगा। 15 से 59 वर्ग के आयु वर्ग का हिस्सा, जो 2011 में 63% है, 63% है, वह 2026 तक बढ़कर 64% हो जाएगा। उसमें 1% की बढ़ोतरी हो जाएगी। 15 से 59 वर्ग के को हम युवा जनसंख्या कहते हैं। इसी प्रकार 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का हिस्सा 2011 में 8% है, उसमें 2026 में 12% पर पहुंचने की संभावना है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ये भारत सरकार का आयोग है। इसकी स्थापना 11 मई 2000 में हुई थी। जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। लिंग अनुपात सेक्स रेशियो जिसे बोलते हैं। लिंग अनुपात उसे कहा जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। 2001 में लिंग अनुपात में वृद्धि हुई और यह 933 हो गया। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार वर्तमान में स्त्री पुरुष अनुपात बढ़कर 943 हो गया है। 2001 से 2011 में बाल लिंग अनुपात यानी 0 से 6 आयु वर्ग का की बच्चियां बाल लिंग अनुपात में 13 अंकों की कमी 927 से 914 दर्ज की गई। जबकि 1991 से 2001 के दशक में बाल लिंग अनुपात 945 से 18 अंक घटकर 927 हो गया था। राज्य स्तरीय बाल लिंग अनुपात और भी चिंताजनक है। जैसे देश के 6 राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों में 1000 बालकों की तुलनाओं में बालिकाओं की संख्या 900 से भी कम है। इस संबंध में पंजाब की स्थिति सर्वाधिक चिंताजनक है, क्योंकि वहां की बाल स्त्री पुरुष अनुपात घटकर 793 रह गया है। इतना कम हो चुका है। पंजाब के बाद हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आदि
जबकि उत्तरांचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में यह अनुपात 925 से नीचे है। मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में अनुपात 927 के राष्ट्रीय औसत से तो अधिक है, परंतु 950 के स्तर से नीचे है। केरल में समग्र स्त्री पुरुष अनुपात सर्वोत्तम है, वहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। वहां भी बाल लिंग अनुपात 963 है, बाल लिंग अनुपात 963 है, जबकि 986 बाल स्त्री पुरुष अनुपात सिक्किम इस मामले में आगे है। और हमारे उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर 995 थी, लेकिन आज के समय में 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं हैं, क्योंकि भ्रूण हत्या रोक दी गई है और परिवार नियोजन लागू किए गए हैं। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के कारण मातृ मृत्यु दर में कमी, स्त्रियों का गर्भ धारण करना, स्वास्थ्य संबंधी ऐसे मुख्य कारण हैं जो पुरुषों के स्थान पर स्त्रियां ही गर्भ धारण करती हैं। इससे मातृ मृत्यु दर में वृद्धि से स्त्रियों की संख्या में कमी आती है। प्रसव के समय कुछ महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है, जिससे स्त्रियों की संख्या में कमी आ जाती है। इसके संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि विकास एवं स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर काफी कम हुई है। विकास और स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधाएं अधिक होने के कारण मातृ मृत्यु दर में कमी भी आई है। भेदभावपूर्ण व्यवहार, हमारे भारत देश में बच्ची और बच्चों में फर्क किया जाता है, लड़की लड़का में फर्क किया जाता है, इसलिए भ्रूण हत्याएं अधिकतर होती रहती हैं। और कुछ बच्चियों की सैशवाल अवस्था में उनकी अच्छे से देखभाल न करने के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है, जिससे बाल लिंग अनुपात में कमी आ जाती है। भ्रूण हत्या, सोनोग्राफी तकनीक जो मूलतः भ्रूण के जननिक या अन्य विकारों का पता लगाने के लिए विकसित की गई थी। अब यह तकनीक भ्रूण का लिंग पता लगाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सोनोग्राफी का अर्थ है अल्ट्रासाउंड, जिससे हमारे अंदर के विकारों का पता चल जाता है। लेकिन अब ये तकनीकी भ्रूण में पल रहे बच्चे का लिंग पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन ये कानूनन अपराध है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंची थी, लेकिन इन्हीं राज्यों में बाल स्त्री अनुपात बहुत निम्न है। प्रसव पूर्व नैदानिक प्रविधियां अधिनियम नामक यह कानून वर्ष 1991 में लागू है और 2003 में इसे संशोधित करके इसमें और कड़ा प्रावधान कर दिया गया है। बाल स्त्री अनुपात में सुधार हेतु सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री जी ने। भारत की जनसंख्या नीति की घोषणा 1952 में की गई थी। भारतीय जनसंख्या नीति को सर्वप्रथम राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे जैसे जनसंख्या समृद्धि की दर और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से वांछनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करना। प्रारंभिक उद्देश्य जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपायों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि की दर को धीमा करना, जनसंख्या तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जन सामान्य की जागरूकता बढ़ाना। आपातकाल के समय जनसंख्या नीति वर्ष 1975 से 76 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
परिवार नियोजन के कार्यक्रम को आघात पहुंचा। आपातकाल के दौरान मध्याह्नकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या नीति को कम करना था। पुरुषों के मामलों में लाई गई शल्य पद्धति को नसबंदी तथा स्त्रियों के लिए शल्य पद्धति में लाई गई नलिकाबंदी कहा जाता है। गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास किया गया। सरकारी कर्मचारियों को ऐसे लोगों को आयोजित शिविरों तक लाने की जिम्मेदारी दी गई। इस कार्यक्रम का जनता में व्यापक रूप से विरोध हुआ और आपातकाल के बाद निर्वाचित सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। आपातकाल के पश्चात जनसंख्या नीति। आपातकाल के उपरांत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर उसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा जाने लगा। मध्याह्नकरण के लिए अपनाए जाने वाले दबावकारी तरीकों को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 निर्धारित की गई, जिसके अंतर्गत कुछ नए दिशा निर्देशों को सम्मिलित कर दिया गया। इसे वर्ष 2010 में संशोधित करके नीतिगत लक्ष्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया। साक्षरता। साक्षरता किसे कहते हैं? जनगणना के अनुसार शिक्षित उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने विवेक से किसी भी भाषा में लिख और पढ़ सकता है। जो व्यक्ति पढ़ तो सकता है परंतु लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाता। किसी भी समाज का विकास जनसंख्या की साक्षरता निर्भर करता है। जहां लोग शिक्षित हैं वहां प्रगति और विकास अधिक होता है। साक्षरता में वृद्धि। जनगणना के बाद से साक्षरता के स्तरों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। अब भारत में 2/3 व्यक्ति साक्षर हैं। 1991 से 2001 के दशक में भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर लगभग 15% दर से वृद्धि हुई, जबकि इसी कालावधि में पुरुषों की यह दर 12% से भी कुछ कम थी। 2011 की जनगणना से स्पष्ट है कि भारत में साक्षरता में 9% वृद्धि हुई, परंतु इस अवधि में पुरुषों की साक्षरता 8% जबकि स्त्रियों में 10% वृद्धि हुई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% है, जिसमें पुरुष साक्षर दर 82.1% एवं महिलाएं साक्षरता दर 65.4% है। ऐतिहासिक दृष्टि से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय जैसे समुदायों में ये दरें नीची रही। इन समुदायों में स्त्रियों की साक्षरता दरें तो और भी दयनीय है। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है तथा बिहार की सबसे निम्न है। ग्रामीण एवं नगरीय भिन्नताएं। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का 68.8% भाग भारत में निवास करता है, जबकि गांवों में निवास करता है, जबकि 31.2% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। 1901 में नगरीकरण की स्थिति लगभग 11% थी, जो 2011 में बढ़कर 31.2% हो चुकी है। इस प्रकार विगत 100 वर्षों में नगरीकरण की स्थिति लगभग तिगुनी वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। कृषि का योगदान 1/4 से भी कम है। जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर ही निर्भर है। जो वो उत्पादन करते हैं उसका आपेक्षिक आर्थिक मूल्य अत्यधिक घट गया है। गांव में रहने वाले अधिक से अधिक लोग अब कृषि पर निर्भर नहीं रहते हैं। अधिकांश ग्रामीण लोग परिवहन, व्यवसाय, शल्य निर्माण जैसे खेती से अलग व्यवसायों को अधिकाधिक अपना रहे हैं। यदि उनका गांव किसी नगर के काफी पास हो तो वे गांव में रहते हुए कार्य करते हैं। प्रतिदिन उस निकट नगरीय केंद्र में जाते हैं और फिर वापस घर आते हैं। जनसंपर्क तथा जनसंचार द्वारा जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि के द्वारा भारत के ग्रामीण
क्षेत्रों में लोगों की जीवन शैली तथा उपयोग की प्रवृत्ति से परिवर्तन आया है। जनसंपर्क तथा जनसंचार के साधन अब ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं। कुछ समय पहले हमारे भारत देश में लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर ही निर्भर रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो व्यवसाय भी करते हैं और नौकरियां भी करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।